माधवगढ़ नाम के राज्य में जय सिंह नाम का राजा रहा करता था। वो बहुत लालची, घमंडी और निर्दय था। उसके शासनकाल में अन्याय, अधर्म, हिंसा चरम पर थी। अमीर हो या गरीब, उस राज्य में सब उससे और उसके लगान से परेशान थे। चलो चलो, सब अपनी सालाना कमाई का लगान देते चलो चलो। ये क्या? बस एक ही सोने का सिक्का, बाकी के सिक्के कहाँ है? सरकार, इस साल काम कुछ अच्छा नहीं था। भूखमरी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। लोग सूद पे पैसा ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो काम न चलने पर महाराज की गलती है? नहीं नहीं सरकार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बोल रहा हूं, इस साल काम बहुत मंदा रहा। सुनो मालती प्रसाद, साल का जितना भी लगान बनता है, अगर कल तक चुपचाप नहीं चुकाया तो पता है ना क्या सजा है? लगान ना देने की। मुझे कुछ समय दीजिए हुजूर, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। आ गया बेटा राजू, तू आ जाने में बहुत देर लगा दी। जा जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, आज लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर जाना पड़ा। कुछ लकड़ियाँ बाजार में बेच दी और बाकी की बची लकड़ियाँ घर ले आया। जा अंदर जाके मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ अम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अगली सुबह राजू घर से जंगल को लकड़ी लेने के लिए निकल जाता है। आज तो बहुत लकड़ियाँ हो गई। आज के लिए बस इतना काफी है। कुछ बाजार में बेच दूंगा, बाकी घर ले जाऊंगा। अरे राजू, क्या भाव दी है ये लकड़ी की गठरी? ले जाओ काका, बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ हैं, सस्ते मैं दे दूंगा। अरे भाई, ऐसी कितनी सस्ती दे रहे हो? इसका भाव तो बता दे जरा। 4 आने की एक गठरी दे दूंगा काका। क्या कहा? 4 आना? एक गठरी का क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत महंगी है। मैं तुम्हें 2 आने दूंगा एक गठरी के। क्या बात कर रहे हो काका? चलो, ना मेरी ना तुम्हारी 3 आने में, बात खत्म करो। चलो ठीक है, तो फिर एक गठरी दे दो। बाजार से लकड़ी बेचकर जब राजू अपने घर आ रहा होता है तो अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिससे राजू भीग जाता है। राजू बेटे, तू तो पूरा भीग गया रे। जा अंदर जाके अपने कपड़े बदल ले, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बाजार से जब घर के लिए निकला तो मौसम साफ था। पता नहीं अचानक से बारिश कहां से आ गई। राजू, ओ राजू, देख सुबह हो गई। आज जंगल नहीं जाना क्या? हे भगवान, ये क्या? राजू को तो बहुत तेज बुखार है। राजू की तबीयत ज्यादा खराब देखकर बिमला तुरंत वेद जी के घर पहुंच जाती है। वेद जी, वेद जी, घर पर कोई है क्या? कौन है बाहर? अरे मैं विमला हूँ, वेद जी, राजू की माँ। अरे बिमला, इतने सवेरे क्या बात हुई? सब ठीक तो है? क्या बताऊं वेद जी, कल बाजार से आते वक्त राजू बारिश में भीग गया। आज सुबह देखा तो उसको बहुत तेज बुखार है। बुखार की दवा तो मिल जाएगी, यही तो काम है मेरा। लेकिन क्या तू दवा के पैसे लेकर आई है? वेद जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं राजू के ठीक होने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगी। देख बिमला, मेरी दवा भी पैसे में आती है और मैंने तो उधार देना बंद कर दिया है। और ऊपर से राजा को भी अपनी सालाना कमाई का लगान देना पड़ता है। और अगर मैं ऐसे उधार देना शुरू कर दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? वेद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजू के ठीक होते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मेरा विश्वास करो। मुझे माफ करना बिमला बहन, बिना पैसे के मैं तुझे दवा नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है
तू मेरी मजबूरी को समझेगी। क्या हुआ अम्मा, क्या कहा वेद जी ने? कुछ नहीं बेटा राजू, वेद जी अभी घर पर नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर मैं आते ही होंगे। तुमसे तो झूठ भी ठीक से बोलना नहीं आता अम्मा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है बिना पैसे के इस राज्य में जीना कितना मुश्किल है। बिना पैसे के वेद जी ने भी दवाई देने से मना कर दिया होगा, मुझे सब पता है। तू परेशान मत हो बेटा राजू, मैं किसी से उधार लेकर तेरे लिए वेद जी से दवाई जरूर ले आऊंगी। अरे बिमला बहन, आओ आओ बैठो। और बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं जगत भाई, मेरे राजू की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। माफ करना बिमला बहन, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, लेकिन मुझ पर तो खुद बहुत लोगों का कर्ज है। अच्छा, कोई बात नहीं जगत भाई, मैं किसी और से पता करती हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। अरे बिमला ताई, सुबह सुबह सब ठीक तो है? और बताओ कैसे आना हुआ? बेटा मंगल, तुझसे एक काम था और बड़ी आस लगा के तेरे पास आई हूँ। हाँ बोलो बिमला ताई, अगर मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मंगल बेटे, मेरे राजू की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे वेद जी से दवा लाने को। अगर तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो तो बेटा मैं राजू की दवा ले आऊंगी। कैसी बात कर रही हो बिमला ताई? हम सबको पता है जो लकड़ियां राजू बाजार में बेचता है उससे तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, और अब राजू बीमार है तो तुम कैसे उधार चुका पाओगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राजू के ठीक होते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, मेरा यकीन करो मंगल बेटा। क्या है और क्या नहीं है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ताई, लेकिन मुझे माफ करना बिमला ताई, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या हुआ अम्मा, तू इतनी उदास क्यों है? सबके पास घूम आई राजू बेटा, लेकिन कोई भी हमारे हालात देखकर उधार पैसे देने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, तुम परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा राजू, तू सही कह रहा है, अब तो भगवान ही रास्ता निकालेगा बेटा। बोल राजू की माँ, आज कैसे आना हुआ तेरा मेरे घर? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ उधार पैसे चाहिए थे, मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगी। उधार तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। हमारे हालात तो आप अच्छे से जानते ही हो, मुझ गरीब पे थोड़ा तरस खाओ सेठ जी। तो फिर भूल जा, बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुझे उधार नहीं दे सकता। अरे मुझे छोड़, तुझे इस राज्य में कोई भी उधार नहीं देगा, समझी? सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे राजू की जिंदगी का सवाल है। देख राजू की माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है अम्मा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ऐसा मत बोलो बेटा राजू, तू ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए वेद से दवाई जरूर ले आऊंगी। होशियार, खबरदार, महाराज जय सिंह पधार रहे हैं। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हुआ बूढ़ी औरत? हमारे सामने दुहाई के स्वर, इतना दुसाहस। दुहाई ना दूं तो और क्या कहूं महाराज, इस राज्य में इंसान इंसान को मारने पे तुला हुआ है। बिना पैसे के इस राज्य में सांस लेना भी मुश्किल है महाराज। अपनी जीभा संभाल बूढ़ी औरत, हमारे सामने हमारे राज्य की बुराई ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षमा करें महाराज, बेटे की बीमारी के कारण मैं मुंह से निकले शब्द वापस लेती हूँ महाराज। क्या हुआ तेरे बेटे को?
महाराज, मेरे बेटे की तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है महाराज। मेरी सहायता कीजिए महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मूर्ख बूढ़ी औरत, गरीब के लिए बीमारी एक अवसर है, मृत्यु को प्राप्त हो जाने का अवसर। इस संसार में गरीब इंसान के लिए कोई जगह नहीं है, उसका मर जाना ही बेहतर है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस राज्य में हर रोज न जाने कितने लोग मर रहे हैं। अगर तुम्हारा बेटा और मर जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा ना कहिए महाराज, हमारी रक्षा आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्रजा की रक्षा करना तो राजा का धर्म होता है महाराज। राजा को क्या करना है क्या नहीं, अब मुझे तुम जैसी बूढ़ी औरत से सीखना पड़ेगा। माफ करें महाराज, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हट जा मेरे सामने से, वरना मेरा अपमान करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी काल कोठरी में काटनी पड़ेगी। समय बीतता गया। राजू की हालत दिन दिन कर और खराब होती चली गई और एक दिन अचानक, राजू बेटा राजू, तू मुझे छोड़ के मत जा बेटे, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐ पागल बुढ़िया, कहाँ घुसी चली आ रही है? मेरा इकलौता बेटा मर गया महाराज, अगर तुम चाहते तो उसे बचा सकते थे। चलो अच्छा है, इस संसार से उसे मोक्ष मिला। अच्छा हुआ वो मर गया। घमंडी राजा, अपने महल और दौलत के नशे में चूर, तुम्हें किसी का दुख दर्द देखने से भी नहीं दिखता। दूसरे के दर्द का मजाक उड़ाने वाले, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, तेरी और तेरे अपनों की चीता को आग लगाने वाला भी कोई न मिले, ये मेरा श्राप है। तेरा श्राप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चुपचाप यहां से चली जा, वरना तेरी जिंदगी का अंत यहीं हो जाएगा। सुनाई नहीं दिया क्या बुढ़िया? चुपचाप यहाँ से निकल जा या धक्के मार के यहाँ से निकालूं। बिमला को राजमहल से धक्के मार के निकाल दिया गया और उसका मजाक उड़ाया। बेटे की मौत के सदमे से बिमला पागल हो गई और उस राज्य से कहीं दूर चली गई। और फिर सच हुआ उसका दिया हुआ श्राप। राजमहल खंडहर में बदल गया। जयसिंह मर गया और उसके अंत का कारण उसका घमंड बना।